वंदे मातरम साथियों। मातृभूमि सेवा संस्था आज एक बार पुनः एक अमर क्रांति नायक का परिचय लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। मित्रों, कहा जाता है कि समस्या को यदि उसकी जड़ में ही कुचल दिया जाए, सर्प को उसकी छोटी अवस्था में ही मार दिया जाए, तो एक बड़ी समस्या एवं भविष्य में आने वाली बड़ी विपत्ति को टाला जा सकता है। निश्चित रूप से हमारे क्रांति नायकों ने 1857 में प्रथम ब्रिटिश विद्रोह के साथ एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिसने आगे चलकर संपूर्ण परिप्रेक्ष्य तैयार किया, वह भूमिका तैयार की कि हमारे असंख्य क्रांतिकारियों ने मातृवेदी पर बलिदान देकर भारत माता को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराया। लेकिन 1857 ही वह प्रमुख केंद्रीय घटना नहीं थी जिससे हम कहें कि यहीं से क्रांति का सूत्रपात हुआ था। हमारे कई क्रांति नायकों ने अंग्रेजों को उनके प्रारंभिक दौर में ही धूल चटाने का वह अद्भुत सामर्थ्य दिखाया जिससे कि उनका नाम इतिहास के स्वर्णिम शब्दों में अंकित हुआ। आज हम आपको सन 1715 में पैदा हुए एक ऐसे ही क्रांति नायक का परिचय कराना चाहते हैं जिन्होंने न केवल अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, बल्कि मेरे एक वृहद क्रांतिकारी अध्ययन में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि बाकायदा युद्ध में अंग्रेजों को संपूर्ण रूप से धूल चटा दी गई हो, उनको परास्त कर दिया गया हो। एक ऐसा क्रांति नायक जिनका नाम था पोलिथेवार। पोलिथेवार जिनका जन्म 1 सितंबर सन 1715 में पिता चित्रपुत्र थेवर एवं माता शिवगनानम के घर हुआ, नासियार तिरुनेलवल्ली नामक स्थान पर। आपको उस दौर का संपूर्ण शासकीय ताना बाना एक बार समझाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना उस व्यवस्था को समझे हम आगे के घटनाक्रम को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो दौर एक सामंती व्यवस्था का दौर था। अंग्रेजों का लगभग भारत भूमि पर आधिपत्य स्थापित हो चुका था। प्रथम दर्जे पर जो शासकीय स्थिति में थे वो निश्चित रूप से ब्रिटिशर्स थे। द्वितीय दर्जे पर जो हमारे स्थानीय शासक थे, एवं इन स्थानीय शासकों ने भी अपने छोटे स्तर पर कई सामंत नियुक्त कर रखे थे। इन सामंतों को भी एक छोटे मोटे शासक की शक्तियां प्रदान थी। वो अपने क्षेत्र में संपूर्ण प्रशासन चला सकते थे, लोगों को दंड दे सकते थे, कर वसूल कर सकते थे। इस सामंती व्यवस्था में हमारे इस क्रांति नायक पोलिथेवार का जन्म होता है। यह स्वयं निश्चित रूप से बड़े शासकों के अधीनस्थ एक सामंत परिवार में इनका जन्म होता है, किंतु पोलिथेवार बाल्यकाल से ही इस व्यवस्था के विरोधी होते हैं। एक विद्रोह की भावना इनके अंदर होती है, क्योंकि संपूर्ण ताना बाना निर्धन असहाय जनता को शोषण करने का सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम था। अतः पोलिथेवार ने संपूर्ण रूप से इन आदेशों का तिरस्कार करना, उनकी अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया, जो भी आदेश ब्रिटिशर्स या उच्चस्थ शासकों द्वारा पोलिथेवार तक पहुंचते थे। यही कारण था कि ब्रिटिशर्स के हमेशा आंख की किरकिरी रहे एवं तात्कालिक ऑरकॉट के नवाब मोहम्मद अली, जिनके अधीनस्थ इनकी रियासत आती थी, हमेशा यह पोलिथेवार उनके आंख की किरकिरी ही बनी रहे। पोलिथेवार ने स्थानीय स्तर पर स्वयं को सुदृढ़ करना प्रारंभ कर दिया एवं न केवल ऑरकॉट के नवाब के विरुद्ध बल्कि अंग्रेजों के विरुद्ध भी इन्होंने अपने क्षेत्र में एक माहौल बनाना प्रारंभ कर दिया एवं पूर्ण रूपेण अंग्रेजों का अपने क्षेत्र में प्रतिबंध लागू कर दिया।
यह उस दौर में एक ऐसा सिंह निर्णय था, सीधे सीधे मजबूत ब्रिटिश राज से टक्कर लेनी थी, किंतु वीर पोलिथेवार ने स्वयं को आंतरिक रूप से सुदृढ़ करना प्रारंभ किया। वह देसी सामंत जो उनकी मानसिकता से प्रेरित थे, उनको संगठित करने का प्रयास किया गया एवं यह प्रयास किया गया कि दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पे पूर्ण रूपेण ब्रिटिशर्स का प्रतिबंध हो एवं ऑरकोट के नवाब एवं उस तरह के अन्य बड़े रियासत के नवाबों को अंकुश लगाया जाए, ताकि एक स्वाधीन भारत, स्वाधीन क्षेत्र तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में विकसित किया जा सके। तो इन सभी प्रयासों में नेलनाकट्टुम सेवल नामक गढ़ को 18वीं शताब्दी में ही हमारे पोलिथेवार ने विकसित किया एवं उस गढ़ को इतना ज्यादा मजबूत बना लिया कि तात्कालिक ऑरकाट के नवाब तो छोड़िए, संपूर्ण ब्रिटिश ताकत के भी मादा नहीं था कि सीधे तौर पर पोलिथेवार के साथ वह युद्ध कर पाए। अब थोड़ा सा ब्यौरा मैं उस दौर में आपको ऑरकाट के नवाब मोहम्मद अली का भी देना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले घटनाक्रम में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 1757 में इन्होंने मदुरई और तेन्नरवल्ली इत्यादि स्थानों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, स्थानीय शासकों को अपने वर्चस्व में लेने का प्रयास किया। निश्चित रूप से पोलिथेवार के क्षेत्र में भी इन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। हमारा यह सिंह, हमारा ये वीर राजा किस तरह से इस दास्ता को स्वीकार करता। अतः थमीरा बरानी नदी के तट पर सन 1755 में ब्रिटिश सेना, ऑरकोट के नवाब मोहम्मद अली की सेना एवं हमारे इस क्रांति नायक पोलिथेवार एवं उसके संपूर्ण संगठक साथी दल की एक भीषण युद्ध हुआ एवं इस युद्ध में वीरता का परचम स्थापित हुआ एवं पोलिथेवार ने विजयश्री प्राप्त की एवं अंग्रेजों को बुरी तरह से खदेड़कर वहां से परास्त किया गया, निकाला गया। ऑरकोट का नवाब इस अप्रत्याशित हार से बौखलाया हुआ था। अंग्रेज भी बहुत बुरी तरह से बौखलाए हुए थे। पोलिथेवार हमारा क्रांतिवीर अपने संपूर्ण उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ आने वाले कुछ वर्षों में पूर्ण रूपेण अपने क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित कर संपूर्ण सुचारू रूप से अपना शासक कार्य चलाने में सक्रिय हो गए। अब घटनाक्रम आगे बढ़ता है। सन 1758 में ऑरकोट के नवाब के द्वारा यूसुफ खान को मदुरई एवं रत्नावेली का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। अब यह दुष्ट गवर्नर भी उस कार्य को और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाता है, जो कार्य अभी तक ब्रिटिशर्स एवं ऑरकोट का नवाब नहीं कर पाए। लक्ष्य वही था, येन केन प्रकारेन हमारे क्रांतिवीर पोलिथेवार को परास्त करना। अंततः 1761 में ऑरकोट के जो यूसुफ खान था गवर्नर था, उसने एक कूटनीति चली एवं कूटनीति के माध्यम से पोलिथेवार को परास्त करने का प्रयास किया गया। उसने इनके संगठन में सेंध बांधने का प्रयास किया एवं संपूर्ण संगठन के साथ युद्ध करने के बजाय एक एक अलग अलग शासक से पृथक पृथक तरीके से उनसे सामना करने, उनके साथ युद्ध लड़ने, साम दाम दंड भेद से उन्हें इस संगठन से पृथक करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार निश्चित रूप से पोलिथेवार की शक्ति को क्षीण करने का यह प्रयास था। काफी हद तक वह दुष्ट गवर्नर इन प्रयासों में सफल भी रहा, लेकिन पोलिथेवार ने भी अपने संगठन को मजबूत करने के कहीं भी प्रयास नहीं छोड़े। किंतु अंततः एक विशाल सेना ने पोलिथेवार के किले पर युद्ध कर दिया एवं इस बार दुर्भाग्य से किले को ध्वस्त कर दिया गया एवं वीर क्रांतिवीर पोलिथेवार को बंदी बना लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। लेकिन सिंह सिंह होता है, वह जंजीरों में भी दहाड़ना बंद नहीं करता है। पोलिथेवार ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में संकरण कोविल
मंदिर में पूजा करने की इच्छा जताई कि अंतिम यदि मेरा यह समय है तो मुझे मेरे आराध्य, मेरे इष्ट की स्तुति करनी है। उनकी यह शर्त मान ली गई। जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़कर इन्हें मंदिर तक ले जाया गया। पूरा घटनाक्रम है नवाब के सैनिकों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा पूरे रास्ते पर काफ़ी हमारे इस क्रांतिवीर को अपमानित किया गया, लेकिन दृढ़ निश्चय की मूरत पोलिथेवार अंततः मंदिर जाते हैं। मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति के आगे भजन कीर्तन करते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि अकेले रहें वो मंदिर परिसर में, गर्भगृह में। भजन गाते गाते अचानक सैनिकों को बाहर से मातृभूमि सेवा संस्था किसी भी ऐसी घटना का दावा नहीं करती है, किंतु जो इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है, जो सामान्य बोलचाल में, किंवदंतियों में हमारे महानायक की वीर गाथा प्रचलित है, हमारा कर्तव्य है कि उन वीर गाथाओं से भी आपको परिचय कराया जाए। अचानक बहुत तेज जंजीरों के टूटने की आवाज आती है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा इतिहास की पुस्तकों में लिखा है। दक्षिण भारतीय इतिहासकार ऐसा कहते हैं। तुरंत सैनिक भागकर मंदिर में आते हैं एवं वो देखते ही दंग रह जाते हैं। मंदिर में और कोई दूसरा निकास द्वार नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो बेड़ियां, जिन बेड़ियों में पोलिथेवार को कैद किया गया था, वह बेड़ियां वहां रखी हुई हैं और हमारा ये क्रांति नायक अदृश्य है। हमारा क्रांति नायक वहां से गायब है। यह एक अंग्रेजों के लिए और ऑरकाट के नवाब के लिए, तमाम दुश्मनों के लिए रहस्य बना रहा कि यह क्रांति नायक पोलिथेवार कैसे वहां से गायब हो गए। स्थानीय लोगों में यह विश्वास है, यह किंवदंती है, यह धारणा है कि यह क्रांति नायक चमत्कार के द्वारा प्रभु की मूरत में ही समा गया एवं स्वयं ईश्वर ने इसकी वीरता का पुरस्कार इस क्रांति नायक को दिया। बहरहाल अक्टूबर सन 1768 में हमारे इस क्रांति नायक ने अंग्रेजों के मानस पटल पर एक खौफ स्थापित करने के बाद इस हमारे क्रांति नायक ने अक्टूबर सन 1767 में अंतिम श्वास ली एवं हमारा यह क्रांति नायक हमेशा हमेशा के लिए दक्षिण भारत ही नहीं, संपूर्ण भारत के इतिहास में स्मरण करने योग्य ऐसी गाथाओं को छोड़कर चला गया, जिनको सुनकर आज की पीढ़ियां एवं आने वाली पीढ़ियां भी गौरवान्वित महसूस करेंगी, इन गाथाओं का नमन करेंगी, वंदन करेंगी, स्मरण करेंगी। मातृभूमि सेवा संस्था वीरता के एक ऐसे ही प्रतिमान को शत शत नमन करती है, वंदन करती है। जय भारत, जय हिंद। मित्रों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में ये बताना नहीं भूलता हूं कि आज जतिन दास की भूख हड़ताल का 52वां दिन है। 13 जुलाई सन 1929 को हमारे क्रांति नायक ने ब्रिटिश अव्यवस्था, भारत माता की दास्ता के विरुद्ध में एक आमरण अनशन प्रारंभ किया था। एक एक दिन कर कर यह अनशन 52 दिनों तक पहुंच चुका है। 1 सितंबर, आने वाले 13 सितंबर हमारे जतिन दास का वीरगति दिवस है। सिर्फ आप कल्पना कीजिए, 52 दिन तक हमारा क्रांति नायक अन्न का दाना नहीं, क्रांति का जज्बा, वो कौन सी ऊर्जा थी जो इसको एक पाषाणी चट्टान की तरह सुदृढ़ रखे हुए थी। आप महसूस कीजिए। एवं जतिन दास के इसी गौरवशाली अनशन की स्मृतियों के साथ मैं आपको यहीं विदा लेता हूं। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।